ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है न्यूज एट 7 का। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। आज दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक है नीतीश कुमार को, जहां विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नेता चुने जाने के बाद नीतीश सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बिहार में कल होना है शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कवायदें तेज हो गई हैं। कल भी बैठकों का दौर देखने को मिला। दिल्ली में भी तमाम बैठकें हुई और आज दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और नेता चुने जाने के बाद नीतीश करेंगे सरकार बनाने का दावा पेश। तो इतना तो साफ है कि बिहार में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इस समारोह में कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन कौन मंत्री, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सस्पेंस के बीच जेडीयू के दो बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह एक ही गाड़ी में बैठकर सोमवार की रात पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और दिल्ली के लिए उड़ान भर दी। पत्रकार यहां सवाल पूछते रहे, लेकिन संजय झा मुस्कुराहट के साथ चुप रहे। सर, तेजस्वी यादव हारने वाले व्यक्ति को सर फिर से सर लालू यादव सर दिल्ली जा रहे हैं। सर, सूचना मिली कि दोनों नेता चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना हुए और सुबह 11 बजे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीधे अमित शाह के आवास पहुंचे। कुछ देर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह के आवास पर पहुंचे और काफी देर तक दोनों नेताओं की संजय झा से बातचीत चलती रही। खास बात यह रही कि ललन सिंह करीब 1 घंटे के बाद अमित शाह के आवास पहुंचे और उसके 2 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हो गई। इस मीटिंग में क्या हुआ, इस पर अभी सस्पेंस है। जेडीयू नेताओं के आवास से निकलने के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा की अलग से बैठक हुई और नई सरकार के स्वरूप पर मंथन हुआ। तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले पटना में भी हलचल देखी गई। बीजेपी के नेता भले ही मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार का नाम खुलकर ना ले रहे हों, लेकिन एनडीए के 2 घटक दल पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। जीतन राम मांझी दोपहर करीब 12 बजे नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। उनके साथ उनकी पार्टी के विधायक दल के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी भी थे। तय हो चुका है, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। इधर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी नीतीश कुमार को लेकर कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री, आगे फिर सरकार बनेगी तो रहेंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर आज क्या पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है और अगली खबर है कि उससे एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। एनडीए विधायक दल की बैठक से पहले 19 नवंबर को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसके लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक और अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया। इधर एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। उधर महागठबंधन में नेता अभी भी नीतीश कुमार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। पप्पू यादव के बाद भाई वीरेंद्र ने भी नीतीश कुमार को सतर्क रहने के लिए कहा है। चर्चाओं का दौर इस वजह से तेज है क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात तो की थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। बीजेपी हमेशा बड़ा खेल ही करती है देश में राज करने के लिए। जनता के मुद्दे को कभी प्रधानमंत्री के भाषण में आपने सुना बिहार के मुद्दे को उठाना। हालांकि जेडीयू बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे और 5 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री तो सब कोई जानते हैं कि वही रहेंगे, दूसरा कौन रहेंगे। जेडीयू कह रही है कि चुनावी नतीजों के बाद आरजेडी के लोग डरे हुए हैं और इसी वजह से उनको हर तरफ खेला नजर आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर ही बिहार से ही आपको बता रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण से पहले आज बैठकों का दौर है। बिहार में शपथ ग्रहण से पहले पटना में बीजेपी और जेडीयू विधायक दल के बीच बैठक होनी है और सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होनी है। पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ये बैठक, वहीं सुबह 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी सीएम आवास पर। बीजेपी और जेडीयू विधायक अपने अपने दल का नेता चुनेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे बीजेपी के
विधायक दल की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी सीएम आवास पर और हलचलें काफी तेज इस समय हो गई हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे होगी केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में। वहीं सस्पेंस सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर ही नहीं है, एक चर्चा स्पीकर की कुर्सी को लेकर भी चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही इस कुर्सी पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। संजय झा और ललन सिंह जब अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे तो सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में स्पीकर की कुर्सी को लेकर भी चर्चा हुई। जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद का सभापति पद बीजेपी के पास है, ऐसे में विधानसभा का स्पीकर पद उसे मिलना चाहिए। इधर पटना में 3 नामों की चर्चा भी तेज हो गई है, जिसमें रामकृपाल यादव, प्रेम कुमार और विजय सिन्हा का नाम शामिल है। विजय सिन्हा कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता है, कल भी कार्यकर्ता रहेगा और विजय सिन्हा कार्यकर्ता में गौरवान्वित रहता है। प्रेम कुमार 9वीं बार विधायक बने हैं और ऐसे में उनके नाम की चर्चा भी तेज है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जनता का सेवक। जो पार्टी फैसला लेती है उसको हम लोग एज ए सिपाही मतलब उनके आदेश का पालन करते हैं। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि स्पीकर बीजेपी का होगा या फिर जेडीयू का। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में बैठक जरूर हो गई है। कहा जा रहा है कि सीएम के नाम पर भी सहमति बन गई है, लेकिन पेच अभी सुलझा नहीं है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, खबर है कि गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी और जेडीयू में बात फंसी हुई है। अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ है, गृह मंत्रालय पर बात फाइनल नहीं हुई है। इस बार भी गृह मंत्रालय पर जेडीयू अपना दावा कर रहा है और बीजेपी अपना गृह मंत्री बिहार के अंदर बनाना चाहती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिर रोहिणी के मामले को लेकर लालू परिवार के बाद पार्टी में भी दरार दिखने लगी है। रोहिणी आचार्य के आरोपों पर आरजेडी 2 खेमों में बंट गया है। एक तेजस्वी के साथ है तो दूसरा रोहिणी के समर्थन में उतर गया है। और इसकी एक झलक पटना में राबड़ी देवी आवास के बाहर देखने को मिली। रोहिणी के समर्थन में ये नारेबाजी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने हुई। लालू परिवार को बर्बाद कर दिया। रोहिणी के समर्थन में नायगांव और सोनपुर से करीब 70 से 80 लोग आए थे। राबड़ी आवास पर हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने नारेबाजी करने वालों को मौके से हटाया और मामले को शांत कराया। तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर फिर से प्रतिक्रिया दी और चेतावनी देते हुए लिखा, हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। विवाद शुरू होने के बाद से ही तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी के साथ खड़े हैं। वहीं लालू परिवार में विवाद लगातार, सियासी प्रतिक्रियाएं भी उस पर आ रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। हमें सचमुच में अब डर लग रहा है, कहीं लालू जी और राबड़ी जी के जीवन पर खतरा तो महसूस नहीं हो रहा है। रोहिणी के आरोपों का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो लालू परिवार के संस्कार पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, क्या उनके यहाँ संस्कार है, लोगों के साथ आचार व्यवहार है, यह तो दिख ही रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तेज प्रताप यादव का अपने भाई तेजस्वी यादव पर तीखा हमला देखने को मिला है। आरजेडी अब लालू जी की विचारधारा वाली पार्टी नहीं रही। अब आरजेडी जयचंदो द्वारा हथियाई पार्टी बन चुकी है। पहले मुझे निकाला, फिर देवी जैसी बहन रोहिणी को निकाला, ये सब कहा है तेज प्रताप यादव ने। इन्हीं शब्दों से तीखा हमला बोला है अपने भाई तेजस्वी यादव पर। सबको निकालोगे तो कौन रहेगा, ये सवाल भी पूछा है। आज परिवार मजाक का पात्र बन गया है। इज्जत का तमाशा जब जब हुआ पार्थ, इतिहास बदला है। ये राजनीति नहीं, जनता की चिरही रक्षा का युद्ध है। अगली बार 25 से 5 सीट आने में देर नहीं लगेगी। जिसने सम्मान को ललकारा उसका विनाश तय है।
ये सब इन शब्दों से तेज प्रताप यादव ने तीखा हमला बोला है अपने भाई तेजस्वी यादव पर। और इसी बीच बिहार में शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई। कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। सूत्र बता रहे हैं ये बड़ी खबर, कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो आज एनडीए के विधायक अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे नीतीश कुमार को, और उससे पहले सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है, सुबह 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है। शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशांक बताएं। देखिए, आज तो सुबह 10 बजे पटना में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव मौर्य, सह पर्यवेक्षक अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजना ज्योति जो है मौजूद रहेंगी। आज बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में जदयू विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिर 3 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश को नेता चुना जाना है। उसके बाद वो राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे और नई सरकार के गठन का जो है वो दावा पेश करेंगे और नई सरकार के गठन तक वो कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। कल गांधी मैदान में जो है जो सूत्र बता रहे हैं कि 11:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा, जिसमें पीएम मोदी एवं एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हो सकते हैं। और एक जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 उप मुख्यमंत्री एवं करीब 20 मंत्री जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो क्या शशांक ये मान लिया जाए कि अब जो तमाम जो चीजें सुलझी हुई अटकी हुई थी वो सुलझ चुकी है? देखिए, स्पीकर पद को लेकर पेंच अब भी फंसा हुआ है। बीजेपी और जदयू दोनों इस पद पर दावा कर रही है। बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है और उम्मीद है कि आज सुबह तक जो है सारे मामले जो फंसे हुए हैं वो सुलझ जाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए शशांक। चलिए बढ़ते हैं आगे। आतंकी यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी ग्रुप के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक अकाउंटेंट को भी हिरासत में लिया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक ईडी के शिकंजे में आ चुका है। 16 घंटे की लंबी छापेमारी के बाद जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ठिकानों से कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और करीब 48 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अल फलाह ट्रस्ट का जो हेडक्वार्टर है, ईडी की जो है एक टीम पहुंचती है और 16 घंटे की छापेमारी के बाद तकरीबन 9:15 बजे के करीब ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहां से निकलते हैं और अपने साथ जो है जो संस्थापक है जवाद अहमद सिद्दीकी, उसको भी गिरफ्तार करके ईडी की जो टीम है वो लेकर के जाती है। ईडी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जवाद ने ट्रस्ट के पैसे को गलत तरीके से परिवार की कंपनियों में लगाया। इसके लिए कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। इस हेराफेरी से जुड़े कई अहम सबूत भी ईडी के हाथ लगे हैं। आपको बता दें कि ये जो जांच है वो अल फलाह ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जो जुड़े हुए वित्तीय लेन देन हैं, इसके अलावा जो वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं उन दस्तावेजों में यूनिवर्सिटी के, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच को लेकर के और शेल कंपनियों के इस्तेमाल को लेकर के ये जो छापेमारी है वो ईडी की तरफ से की जा रही थी। ईडी की ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की दर्ज की गई 2 एफआईआर के बाद की गई है। और आइए अब देखते हैं अपराध जगत की 5 बड़ी खबरें। प्रयागराज में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी लड़की की हत्या। पुलिस ने आरोपी दीपक को किया अरेस्ट। हत्या के बाद मिट्टी में दफना दिया था शव। ऋषिकेश में दिन दहाड़े लूट की वारदात। दूध का कारोबार करने वाले शख्स से 15,000 रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस।
एटा में पत्नी की हत्या के आरोप में पति समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। वारदात में शामिल बाकी 4 आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। हत्या के बाद जला दिया था शव। पुलिस ने बरामद किए शव के अवशेष। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया हाइड्रोपोनिक गांजा। बैंकॉक से आ रहे एक यात्री के पास मिला गांजा। बर्तनों के अंदर चालाकी से छिपाकर रखा गया गांजा जब्त। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। सिंगापुर से आए यात्री के पास मिला सोना। 1 किलो से ज्यादा सोना। कस्टम ने सोना जब्त कर यात्री के खिलाफ दर्ज किया मामला। और अब बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां पर एक निजी यूनिवर्सिटी का कैंपस जंग का मैदान बन गया। छात्राओं के 2 गुटों के बीच ऐसी मारपीट हुई कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और उसकी सुरक्षा पर ही सवाल उठने लगे। जमकर गुत्थम गुत्था हो रही है। कोई किसी के बाल पकड़कर खींच रहा है तो कोई किसी को गिराकर पीट रहा है। यह हंगामा मुरादाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। छात्राओं के 2 गुटों के बीच मनमुटाव इस हद तक बढ़ गया कि हालात यहां तक आ पहुंचे। कैंपस जंग का मैदान बना तो कुछ लोग बीच बचाव के लिए आए, लेकिन उनकी दखलंदाजी भी काम नहीं आई और छात्राएं एक दूसरे से ऐसे ही भिड़ंत करती रहीं। हालात यहां तक पहुंचे कि यूनिवर्सिटी का प्रशासन और उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। बहरहाल छात्राओं के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी का प्रशासन इस घटना पर कोई कार्रवाई कर सकता है। अभी आपने यूपी के मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी के जंगी कैंपस को देखा। अब उत्तराखंड के कोटद्वार के डिग्री कॉलेज का हाल देखिए, जो उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गया जब परिसर में यहां छात्र आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद लड़कियां एक दूसरे पर थप्पड़ और लात घूंसे बरसाने लगी। कोई किसी के बाल खींचता नजर आया तो कोई चांटे मारते दिखाई दिया। छात्राओं के बीच ये झगड़ा छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ था, जो मारपीट में बदल गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। छात्राओं के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की है। भारत रूस समिट को लेकर जानकारी साझा की। अगले महीने भारत में होना है भारत रूस समिट और रूस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों को लेकर यहां बातचीत की गई है और भारत रशिया समिट को लेकर भी विचार साझा किए गए हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के दिरावरी गांव की, जहां से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर बंदर की मौत पर भव्य मृत्यु भोज का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 4000 लोग शामिल हुए। राजगढ़ के दिरावरी गांव में बंदर की मौत के बाद गांव के लोगों ने न सिर्फ अंतिम संस्कार किया, बल्कि इंसानों की तरह ही उसकी 12वीं मनाई और भव्य मृत्यु भोज भी कराया, जिसमें 4000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। खास बात यह है कि इस आयोजन के लिए चंदा इकट्ठा किया गया और गाजे बाजे के साथ विदाई दी गई। पूरे आयोजन के दौरान हनुमान भजन बजते रहे। ग्रामीणों का कहना था कि ये बंदर नहीं, हनुमान जी का रूप था, इसलिए मृत्यु भोज पूरे मान सम्मान से किया गया। मृत्यु भोज का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ एक बंदर लाइट से चपक के मर गया था। हम धार्मिक संस्कृति में हम हनुमान जी के रूप मानते हैं। उनका दाग संस्कार भी हम हमारे परिवार के सदस्य करते हैं, वैसे ही हमने उनका दाग संस्कार किया। बंदर की अस्थियों को पूरे विधि विधान के साथ उज्जैन की शिप्रा नदी में विसर्जित किया गया। आपको बता दें कि 7 नवंबर को हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बंदर की मौत हो गई थी। बड़ी खबर का संघ प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू और हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान देखने को मिला है। भारत और हिंदू एक ही है। देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं, सभ्यता पहले ही जाहिर करती है हिंदू राष्ट्र। हिंदू सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत पहचान। मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान और ईसाई भी इस देश में भक्ति करते हैं और भारतीय संस्कृति और पूर्वजों पर गर्व करते हैं, तो वो हिंदू ही हैं। अपनी पूजा छोड़े बिना, अपने रीति रिवाज छोड़े बिना
मुसलमान ईसाई भी इस देश से भक्ति करते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं और भारतीय पूर्वजों पर गर्व करते हैं, तो वो हिंदू ही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हम अपना डंका नहीं पीटते, जहां जैसी जरूरत पड़ी स्वयं सेवकों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया। हमने किया ऐसा डंका हम पीटते नहीं, वो करना कर्तव्य था, वो हमने कर्तव्य निभाया। लेकिन संघ के स्वयंसेवक देशभक्ति के लिए ही काम करते, भारत ही उनका विषय है। जहां जैसी ही शक्ति थी वहां संघ के स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया। और अब बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक बाइक पर 1-2 नहीं बल्कि 6 लोग सवार दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सड़क सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। बाइक पर 1-2 नहीं बल्कि 6 लोग सफर कर रहे हैं। यह वीडियो यातायात प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि बाइक चलाने वाले शख्स के आगे 2 लड़के बैठे हैं, जबकि उसके पीछे एक लड़की बैठी है और सबसे पीछे महिला बैठी है जिसने गोद में एक बच्चे को ले रखा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा है, जबकि हेलमेट बाइक के हैंडल पर लटका दिख रहा है। यह वीडियो जिले में चलाए जा रहे यातायात माह और सुरक्षा अभियान की पोल खोल रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर कोई हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पेट्रोल पंप पर एक बाइक में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी बाइक खाक हो गई। आग जिस जगह पर लगी वहां पेट्रोल भरने की कई मशीनें लगी थी। आग बढ़ने लगी तो बाइक सवार समेत पेट्रोल पंप कर्मी पहले खुद की जान बचाने दूर भागे। डर था कि कहीं आग से पूरा पेट्रोल पंप जल ना जाए। इस बीच अग्निशमन यंत्र से बाइक से आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। कुछ पेट्रोल पंप कर्मी बालू और पानी ले आए, उनका भी तेजी से छिड़काव हुआ, तब जाकर जलती आग पर काबू पाया जा सका। इस आग से बाइक तो पूरी तरह जल गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि पेट्रोल पंप को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का पार्टी नेताओं को निर्देश। सूत्र बता रहे हैं, राहुल ने कहा एसआईआर और वोट चोरी पर सड़क पर उतरना होगा। जो नेता सड़क पर नहीं उतरा, एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। बूथ लेवल पर बीएलओ की तैनाती के साथ जिम्मेदारी तय हो। जनता के बीच चुनाव आयोग की असलियत बतानी होगी। राहुल गांधी के अपने नेताओं को ये सीधे निर्देश कि अब सड़क पर उतरना होगा। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में चौड़ीकरण का विरोध तेज हो गया है। स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ अब महिलाएं भी विरोध में उतर आई हैं। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। जैसे ही प्रशासन की टीम पहुंची, हंगामा खड़ा हो गया। दाल मंडी के व्यापारियों और वहां की महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। अधिकारियों ने नोटिस और प्रक्रिया के बारे में समझाने की कोशिश की तो अचानक माहौल गर्मा गया। विरोध के दौरान पुलिस कर्मियों और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपनी ही बातों पर अड़े हुए हैं। मालिक नहीं होता पहली बात। वीडीए और पीडब्ल्यूडी की तरफ से करीब आधा दर्जन मकानों पर ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा चुका है। दाल मंडी में गलियों को चौड़ा करके काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक सुगम मार्ग बनाने की योजना बनाई गई है, लेकिन स्थानीय लोग इसे अपनी रोजी रोटी पर सीधी चोट बता रहे हैं। और अब बात करते हैं जयपुर की, जहां एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल खुलते ही जेडीए हरकत में आ गया और ठेकेदार को भेजकर सड़क की मरम्मत कराई। इधर खबर दिखाई गई, उधर 24 घंटे के अंदर ही
सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो गया। जहां जहां पर सड़क उखड़ गई थी वहां पर पैच वर्क करा दिया गया और जिन जगहों पर गिट्टियां उखड़ गई थी उन्हें ठीक करा दिया गया। इस सड़क को रातों रात तैयार किया गया था, लेकिन इसकी गुणवत्ता की पोल तब खुल गई जब सुबह होते होते यह सड़क टूट गई। जयपुर विकास प्राधिकरण ने मरम्मत तो करा दी है, लेकिन सड़क कितनी चलेगी यह कह पाना मुश्किल है। बड़ी खबर का रुख करें। लेबनान में इजराइल का बड़ा हवाई हमला हुआ है। इजराइल के हमले में 13 लोगों की मारे जाने की खबर है। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर यह हमला किया है। फलस्तीनी शरणार्थी शिविर के पास यह हमला इजराइल की ओर से किया गया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने स्ट्राइक की है, जिसमें अभी फिलहाल 13 लोगों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। ये बड़ा हवाई हमला, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने ये हमला किया है। और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर की, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ओवरटेक करते वक्त लॉरी ने बाइक सवार को कुचल दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि हादसे के बाद कोई मदद करने के लिए आगे आता नजर नहीं आया। दाईं ओर गिरा और लॉरी के पहिए के नीचे आ गया। लॉरी के आगे और पीछे का पहिया सिर से होकर गुजर गया। हादसे के बाद ना तो लॉरी वाला रुका और ना ही आसपास के लोगों ने मदद करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। बाइक सवार बुजुर्ग हादसे की अनदेखी करते हुए आगे बढ़ गया। स्कूटी सवार व्यक्ति ने जैसे ही लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश की, झोला लेकर पैदल चलता ये शख्स सामने आ गया, जिसे बचाने की कोशिश में ब्रेक लगते ही स्कूटी फिसल गई और लॉरी से युवक को कुचल दिया। हादसे के बाद वो भी मदद के लिए आगे नहीं आया और बाइक सवार ने वहीं दम तोड़ दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।